नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर आज की सुर्खियों पर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को शीर्ष स्थान। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कॉलेज। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बीड मॉडल के राज्यव्यापी कार्यान्वयन कराए जाने का अनुरोध किया है। बीड महाराष्ट्र का सूखाग्रस्त जिला है। यहाँ के किसानों की फसलें बार बार या तो बारिश की कमी या बहुत अधिक बारिश के कारण बर्बाद हो जाती हैं। इस कारण बीमा कंपनियों को अत्यधिक मुआवजे के भुगतान के चलते लगातार घाटा हो रहा था। इसके अलावा राज्य सरकार को भी बीड में योजना को लागू करने के लिए निविदाएं प्राप्त करने में मुश्किल हो रही थी। इस कारण महाराष्ट्र सरकार ने जिले के लिए फसल बीमा दिशा निर्देशों को संशोधित करने का निर्णय लिया और बीड का ये नया मॉडल लेकर आई। इस मॉडल के तहत बीमा कंपनी एकत्रित प्रीमियम का 110% कवर प्रदान करती है। यदि मुआवजे की राशि 110% से अधिक है तो राज्य सरकार शेष राशि का भुगतान करेगी। लेकिन यदि मुआवजा एकत्र किए गए प्रीमियम से कम है तो बीमा कंपनी राशि का 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में रखेगी और बाकी राज्य सरकार को लौटा देगी। एक सामान्य मौसम में जो किसान न्यूनतम नुकसान की रिपोर्टिंग करते हैं, राज्य सरकार को प्रीमियम का बड़ा हिस्सा वापस मिल जाता है, जिसका उपयोग अगले वर्ष के निधियन के लिए किया जा सकता है। हालांकि चरम मौसम के कारण हुए अधिक नुकसान की दशा में राज्य सरकार पर वित्तीय दायित्व बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य फसल के नुकसान से होने वाले आर्थिक हानि से किसान को बचाना है। इसके तहत खाद्य, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक व बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी की फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम निर्धारित है। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य एसिम्प्टोमेटिक या हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 रोगियों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करना है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया है कि 17 मामले ऐसे हैं जहां सीरिया ने निश्चित ही रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया है या जहां सीरिया द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग किए जाने की संभावना बहुत अधिक है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र और एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संस्था दुनिया भर में रासायनिक हथियारों को नष्ट करने और उनकी रोकथाम करने के लिए काम करती है। 29 अप्रैल 1997 को गठित रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसके कुल 193 सदस्य हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की पहल की है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिन्होंने जीवन भर ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया आदि प्रदान करके मानवता की सेवा की है। राज्य भर में ऐसे पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल करके इन पेड़ों की देखभाल की जाएगी। प्राणवायु देवता के नाम से 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी और इस पेंशन में भी बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी होगी। प्राणवायु देवता पेंशन योजना एक अनूठी और भारत में अपनी तरह की पहली योजना होगी। अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति इस देश में वस्तु और सेवाओं का भुगतान बिटकॉइन में करना चाहता है तो इसे स्वीकार करना होगा। बिटकॉइन के माध्यम से कोई व्यक्ति कर का भुगतान भी कर सकता है। वहां की सरकार ने स्पष्ट किया है कि अल साल्वाडोर में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में बिटकॉइन के साथ अमेरिकी डॉलर का प्रसार जारी रहेगा। अल साल्वाडोर की 2001 के बाद से अपनी मौद्रिक नीति नहीं है। वर्ष 2001 में अल साल्वाडोर ने अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया था। इक्वाडोर और पनामा के साथ अल साल्वाडोर वर्तमान में लैटिन अमेरिका के 3 देशों में से एक है जिसके पास अपनी कोई मुद्रा नहीं है। तीनों देश डॉलर में विनिमय करते हैं। अल साल्वाडोर में
रेमिटेंस देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। हालांकि रेमिटेंस का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों को फीस देने में समाप्त हो जाता है। बिटकॉइन अपनाने से रेमिटेंस सस्ता और इसका प्रवाह तेज होगा। अल सल्वाडोर की अपनी कोई मुद्रा नहीं, ये डॉलर विनिमय करता है। इसलिए अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व के राजकोषीय और मौद्रिक निर्णयों का अल सल्वाडोर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। बिटकॉइन को अपनाने से अल सल्वाडोर को कुछ हद तक मौद्रिक स्वतंत्रता मिल सकती है। अल सल्वाडोर की लगभग 70% आबादी के पास बैंक खाता नहीं है और वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए बिटकॉइन अल सल्वाडोर में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक केंद्रीय नियामक प्राधिकरण की अनुपस्थिति में बिटकॉइन को वैध बनाने से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में बढ़ोतरी होना निश्चित है। साथ ही अस्थिरता की संभावना भी बहुत अधिक होगी। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य हैं भारत में एक लागत प्रभावी, स्वच्छ और अनुकूलित माल परिवहन प्रणाली के लिए एक सुसंगत दृष्टि स्थापित करना, माल ढुलाई प्रणाली के आर्थिक, पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभों की मात्रा निर्धारित करना, तकनीकी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान जो सामूहिक रूप से उन लाभों को प्रदान करे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत के जीडीपी में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की हिस्सेदारी 5% है। इस क्षेत्र में लगभग 2.2 करोड़ लोग कार्यरत हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की माल ढुलाई गतिविधि 5 गुना बढ़ जाएगी और लगभग 40 करोड़ नागरिक गांव से शहरों में प्रवास करेंगे। इसलिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र प्रणाली में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। रेल आधारित परिवहन का हिस्सा बढ़ाकर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन कर और इलेक्ट्रिक तथा अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को अपनाकर हम भविष्य में वस्तुओं का क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट के वैज्ञानिकों ने 535 फास्ट रेडियो बर्स्ट का पता लगाया है। ये एफआरबी का अब तक का सबसे बड़ा संग्रह है। भारत के टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ने भी इसका सहयोग किया है। कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए डिजाइन किया गया है। टेलीस्कोप ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी में स्थित है। एफआरबी रेडियो तरंगों के चमकदार विस्फोट होते हैं। फास्ट रेडियो बर्स्ट की घटना की अवधि मिली सेकेंड स्केल में होती है, जिसके कारण इसका पता लगाना और अंतरिक्ष में इसकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल है। इसे पहली बार वर्ष 2007 में खोजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ द्वारा चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्ष में पहली बार बाल श्रम को समाप्त करने की प्रगति रुकी हुई है। बाल श्रम में गिरावट की प्रवृत्ति उलट गई। पिछले 4 वर्षों में 8.4 मिलियन और बच्चे बाल श्रम करने को मजबूर हुए। इसी के साथ दुनिया भर में बाल श्रम में शामिल बच्चों की संख्या बढ़कर लगभग 160 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के कारण 2022 के अंत तक 9 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है। सबसे अधिक बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं। 70% बाल मजदूर केवल कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके बाद सेवाओं में 20% और उद्योग में 10% बाल मजदूर कार्यरत हैं। 5 से 11 वर्ष की आयु के लगभग 28% बच्चे और 12 से 14 वर्ष की आयु के 35% बच्चे बाल श्रम के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं। बाल श्रम हर उम्र में लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता 14%, शहरी क्षेत्रों में 5% की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट सार्वभौमिक बाल लाभ समेत सभी के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर अधिक व्यय और बच्चों के स्कूलों में नामांकन के प्रयासों को बढ़ाने और वयस्कों के लिए ठीक ठाक नौकरी को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है ताकि बाल श्रम को रोका जा सके। केरल कैबिनेट ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल की सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है जिसका उद्देश्य केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। रेलवे लाइन लगभग 529 किलोमीटर लंबी होगी जो 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को कवर करेगी। यह दक्षिणी छोर और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी छोर से जोड़ेगा। केरल रेल विकास निगम लिमिटेड
यानी कि KRDCL इस परियोजना को क्रियान्वित करेगा। इस परियोजना के वर्ष 2025 तक पूरा होने की संभावना है। एक बार परियोजना पूरी होने के बाद कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक की यात्रा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में 4 घंटे से भी कम समय में की जा सकती है। मौजूदा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर वर्तमान यात्रा का समय 12 घंटे है। न्यू शेफर्ड एक रॉकेट सिस्टम है जो अंतरिक्ष में पर्यटकों को लेकर जाएगा। इसे अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने विकसित किया है। ब्लू ओरिजिन अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर इस रॉकेट का नाम न्यू शेफर्ड रखा गया है। न्यू शेफर्ड 20 जुलाई को मानव सहित अपनी पहली उड़ान भरेगा। 20 जुलाई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 52 वर्ष पहले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। हाल ही में न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम में पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी पूरी कर ली गई है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाहन कबाड़ नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने को कहा। इससे रोजगार में वृद्धि और नए वाहनों की मांग भी बढ़ेगी। इस नीति के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी कॉमर्शियल वाहन और 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन को अनिवार्यतः नष्ट कर दिया जाएगा यदि वो फिटनेस और उत्सर्जन टेस्ट को पास नहीं करते। साथ ही 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इस योजना को स्वीकार करने पर स्क्रैप पेज सेंटर पर पुराने वाहनों का स्क्रैप मूल्य दिया जाएगा जो नए वाहन के एक्स शोरूम मूल्य का 4 से 6% होगा। इसके अतिरिक्त नए वाहन खरीदने पर निजी वाहनों के रोड टैक्स पर 25% तक और कॉमर्शियल वाहन के रोड टैक्स पर 15% की छूट मिलेगी। इसके अलावा नए वाहन का खरीदार स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाकर 5% का मैन्युफैक्चरिंग छूट भी प्राप्त कर सकता है। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होने पर नए वाहन का रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त GST में भी छूट देने की बात कही गई है। रक्षा मंत्री ने युद्ध और ऑपरेशन के इतिहास के संग्रह सार्वजनिक करने, संकलन और प्रकाशन पर नीति को मंजूरी दी है। युद्ध इतिहास घटनाओं का सटीक लेखा जोखा देता है, अकादमिक शोध के लिए प्रामाणिक सामग्री और अफवाहों का मुकाबला करने में मदद करता है। इससे पहले युद्धों और अभियानों की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की जाती थी। के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति ने युद्ध के रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने की स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता की सिफारिश की थी। इससे पहले गठित NN वोहरा समिति का भी ऐसा ही मानना था। वोहरा समिति ने कहा था कि सीखे गए सबक का विश्लेषण करने और भविष्य की गलतियों को रोकने के लिए युद्ध के इतिहास को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। नीति के अनुसार अभिलेखों को सामान्यतः 25 वर्षों में सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हालांकि अति संवेदनशील अभिलेखों को गोपनीय रखा जा सकता है। एक बार युद्ध या अभियान का इतिहास संकलित हो जाने के बाद 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि पहले इसका मूल्यांकन अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। नीति युद्ध या अभियान के पूरा होने के 2 साल के भीतर समिति के गठन को अनिवार्य करती है। समिति की अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। इसमें युद्ध या ऑपरेशन के इतिहास के संकलन के लिए प्रमुख सैन्य इतिहासकारों के साथ साथ विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तत्पश्चात समिति द्वारा अभिलेखों का संग्रहण एवं संकलन 3 वर्ष में पूर्ण कर सभी संबंधितों को प्रसादित किया जाएगा। युद्ध इतिहास पहले आंतरिक उपयोग के लिए होगा, बाद में समिति विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए सार्वजनिक रूप से पूरे या उसके कुछ हिस्सों को जारी करने का निर्णय ले सकती है। इतिहास प्रभाग युद्ध या अभियान के इतिहास को संकलित करने, अनुमोदन प्राप्त करने और प्रकाशित करने के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने एनविजन नाम से एक मिशन की घोषणा की है। इस मिशन में नासा की भी सहभागिता है। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना, इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की मॉनिटरिंग करना तथा ग्रह की सतही संरचना का विश्लेषण करना है। एरियन 6 रॉकेट से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। शुक्र ग्रह तक पहुंचने में इसे लगभग 15 महीने का समय लगेगा और परिक्रमा कक्षा में स्थापित होने में 16 महीने और लगेंगे। स्वीडिश थिंक टैंक सीप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सीप्री ईयरबुक 2021 जारी कर दी है। रिपोर्ट में हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 9 परमाणु संपन्न देशों के पास सामूहिक रूप से इस वर्ष के शुरुआत में लगभग 13,080 परमाणु हथियार थे।
इसमें से लगभग 90% परमाणु हथियार केवल अमेरिका और रूस के पास हैं। बता दें कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया 9 परमाणु संपन्न देश हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास अनुमानतः 156 परमाणु हथियार थे, जबकि वर्ष 2020 की शुरुआत में इनकी संख्या 150 थी। वहीं पाकिस्तान के पास वर्ष 2021 की शुरुआत में परमाणु हथियारों की संख्या 165 थी। चीन के पास वर्ष 2020 की शुरुआत में 320 से अधिक परमाणु हथियार थे, जो बढ़कर वर्ष 2021 में 350 हो गए हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में कमी होने की प्रवृत्ति अब रुक गई है। जर्दालू आम की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई। विशिष्ट सुगंध और स्वाद वाले भागलपुर के जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग यानी कि विशिष्ट भौगोलिक पहचान मिली थी। जर्दालू आम की उत्पत्ति बिहार के भागलपुर जिले में हुई है। भागलपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में इसकी बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है। फल की उच्च गुणवत्ता के कारण ये किस्म भी पड़ोसी राज्यों में भी लोकप्रिय एवं विख्यात है। भौगोलिक संकेतक एक पहचान चिन्ह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े कृषिगत, प्राकृतिक तथा विनिर्मित उत्पादों को दिया जाता है। ये भौगोलिक स्थान से जुड़ी वस्तु की गुणवत्ता तथा अनोखेपन को स्पष्ट कर उसके महत्व को बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन ट्रिप्स समझौते के तहत, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। बताते चले कि दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद है। भारत G7 के ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल हो गया है। ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट दुनिया भर में सार्वभौमिक अधिकारों की स्थिति का जायजा लेता है। ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट में सार्वभौमिक मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समावेशन के साथ साथ अभिव्यक्ति की आजादी पर जोर दिया गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की अभिव्यक्ति की बात कही गई। इस बयान में राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन को भी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में संदर्भित किया गया है। बताते चले कि डिजिटल अधिकार और निजता संबंधी संगठन एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर कुल 155 इंटरनेट शटडाउन किए गए थे, जिसमें से 109 इंटरनेट शटडाउन केवल भारत में हुए थे। भारत के बाद सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन यमन में हुआ था। यमन में कुल 6 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया था। इथोपिया का नंबर तीसरा था, जहां 4 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। भारत ने कुछ अवसरों पर इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक माना है। भारत का मानना है कि ओपन सोसाइटीज दुष्प्रचार और साइबर हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि साइबर स्पेस लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक रास्ता बना रहे हैं, न कि उसे नष्ट करने का। भारत में इंटरनेट शटडाउन 3 कानून के तहत किया जाता है। ये कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी 1973 और टेलीग्राफ अधिनियम 1885। इस ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट पर G7 देशों तथा भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इन देशों को डेमोक्रेसीज 11 का नाम दिया है। उल्लेखनीय है कि G7 या यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका का समूह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था। G7 का कोई औपचारिक मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। इस वर्ष G7 बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ने की। G7 बैठक के दौरान कार्बिस बे घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस घोषणा का उद्देश्य भविष्य में कोरोना जैसी महामारियों को रोकना है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच रूस के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार का जवाब दिए जाने की सहमति बनी। ईरान से सभी बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों को रोकने का आह्वान किया गया। साथ ही रूस से अमेरिका और चेक गणराज्य के लिए अमित्र देश के पदनाम को छोड़ने को कहा गया। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसकी स्थापना वॉशिंगटन संधि द्वारा वर्ष 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। शुरुआत में नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे। बाद में नए सदस्यों से जुड़ने के बाद इसके सदस्यों की संख्या 30 हो चुकी है। इस गठबंधन में शामिल होने वाला अंतिम देश उत्तरी मैसेडोनिया है। उत्तरी मैसेडोनिया 27 मार्च 2020 को इस गठबंधन में शामिल हुआ था।
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स WGI का 10वां संस्करण जारी कर दिया गया है। इसे चैरिटीज एड फाउंडेशन CAF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस वर्ष की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश बताया गया है। पिछले वर्ष भारत इस लिस्ट में 82वें स्थान पर था। इंडोनेशिया को इस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, वहीं केन्या को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चैरिटीज एड फाउंडेशन 2009 से यह सर्वेक्षण कर रही है। इस वैश्विक सर्वेक्षण में लोगों से मुख्य रूप से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या उन्होंने किसी अजनबी की मदद की है? क्या उन्होंने धर्मार्थ दान किया है? क्या उन्होंने किसी अच्छे कारण के लिए किसी संगठन को अपना समय दान किया है? नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने दक्षिणी सागर को महासागर के रूप में मान्यता दी है। इसकी उत्तरी सीमा 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश को स्पर्श करती है। हालांकि इससे पहले भी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 1937 में दक्षिणी सागर को महासागर के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन वर्ष 1953 में इसे निरस्त कर दिया था। दक्षिणी सागर को महासागर का दर्जा मिलने के बाद अब कुल 5 महासागर हो गए हैं। इनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर 3 अन्य महासागरों प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को स्पर्श करता है और एक महाद्वीप अंटार्कटिक को पूरी तरह से घेरता है। पाकिस्तान की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। विधेयक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि कुलभूषण जाधव एक भारतीय नागरिक हैं। उन्हें 2016 में पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में कथित तौर पर गिरफ्तार किया था और 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने कुलभूषण जाधव पर लगे इन आरोपों को खारिज किया है और स्पष्ट किया कि वो ईरान में व्यवसाय चलाते थे। ईरानी बंदरगाह चाबहार से ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनका अपहरण किया था। विदित हो कि भारत ने जाधव को काउंसुलर एक्सेस से इनकार करने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ ने अपने फैसले में पाकिस्तान से जाधव को एक विश्वसनीय समीक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए कहा था। इसके बाद बिल पारित किया गया है। यदि पाकिस्तान ने इस विधेयक को पारित नहीं किया होता तो भारत UNSC में जाता और ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करता। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट जारी कर दी है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक प्रदान करती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक कॉलेजों के मामले में शीर्ष 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। 2015-16 से 2019-20 के बीच पिछले 5 वर्षों के दौरान छात्र नामांकन में 11.4% की वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 38.5 मिलियन होने का अनुमान है, जिसमें 19.6 मिलियन लड़के और 18.9 मिलियन महिलाएं हैं। कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है। भारत में सबसे अधिक छात्र नामांकन उत्तर प्रदेश में है। इनमें 49.1% पुरुष और 50.9% महिला छात्र शामिल हैं। इसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र का नंबर आता है। 2019-20 में सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER में 0.8% की मामूली वृद्धि हुई है। सकल नामांकन अनुपात पात्र आयु वर्ग की आबादी से उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों का प्रतिशत है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए GER की गणना 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए की जाती है। 2019-20 में उच्च शिक्षा में GER 27.1% था, जो 2018-19 में 26.3% और 2014-15 में 24.3% था। 2015-16 से 2019-20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कुल मिलाकर 18% से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी सबसे कम है। साथ ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी एकेडमिक पाठ्यक्रमों की तुलना में कम है। शिक्षकों की कुल संख्या 15 लाख है, जिसमें 57.5% पुरुष और 42.5% महिलाएं शामिल हैं। 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र और शिक्षक अनुपात 26 है। इस दौरान विदेशी छात्रों में सबसे ज्यादा हिस्सा पड़ोसी देशों से था, जिसमें नेपाल का कुल हिस्सा 28.1% था। इसके बाद अफगानिस्तान 9.1%, बांग्लादेश 4.6%, भूटान 3.8% और सूडान 3.6% का हिस्सा था।
कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा ऑक्सीजन की वर्तमान मांग को पूरा करते हुए भविष्य में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया नामक परियोजना की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया के तहत नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन, जियोलाइट्स जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, कंप्रेसर का विनिर्माण, ऑक्सीजन संयंत्र का निर्माण, कंसंट्रेटर एवं वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का आयोजन मलक्का जलडमरू मध्य के पास अंडमान सागर में किया गया। इन दोनों देशों के बीच वर्ष में 2 बार इस समन्वित गश्ती का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2005 में पहला भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पेट का आयोजन किया गया था। इस समन्वित गश्ती का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्कों को मजबूत करना और हिंद महासागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखना है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच बिहार के सुपौल में स्थित डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना के तहत नदी जल प्रवाह में बाधा डाले बिना जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। परियोजना की कुल क्षमता 130 मेगावाट है। भारतीय मूल की महिला पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। मेघा को यह पुरस्कार अपनी रिपोर्ट्स में चीन के डिटेंशन कैंपों में लोगों को दी जा रही यातना की सच्चाई को उजागर करने वाली रिपोर्ट पर मिला है। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण कर बताया कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। मेघा राजगोपालन लंदन में रहती हैं। इससे पहले वो चीन, थाईलैंड और अफगानिस्तान जैसे 23 से अधिक देशों में पत्रकार के रूप में रिपोर्टिंग की है। वर्तमान में बज़फीड में वो एक टेक रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा प्रशासित इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1917 में की गई थी। नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर 13 जून 2021 को पद की शपथ ली है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की एलीट कमांडो यूनिट सायरेत मटकल और मगलन के कमांडो रहे बेनेट ने 2006 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। नफ्ताली ने संसद में बहुत कम बहुमत होने के बावजूद दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यमार्गी दलों के साथ नया गठबंधन कर सरकार बनाने में सफलता पाई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को शीर्ष स्थान दिया है। जापान के ओसाका शहर ने दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही। सूचकांक के तहत 30 से अधिक गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के आधार पर किसी शहर को अंक दिए जाते हैं। ये 30 कारक 5 व्यापक श्रेणियों स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत शामिल हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट की अध्यक्षता में महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र संरक्षण और वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत के पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पर्यावरण विभाग वन विभाग से परामर्श करके पेड़ की उम्र निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। विरासत वृक्ष को किसी अन्य वृक्ष की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और विकासात्मक परियोजना के लिए विरासत वृक्ष को काटना अधिक कठिन होगा। केवल ऐसी परियोजनाएं जो ऐसे पेड़ों को काटे बिना नहीं चल सकती को ही विरासत वृक्ष को काटने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें अपने प्रतिपूरक वन रोपण को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई इंफ्रा डेवलपर 52 साल के विरासत के पेड़ को काटता है तो उसे पेड़ की उम्र की संख्या में अर्थात 52 नए पौधे लगाने होंगे जो रोपण के समय कम से कम 6 से 8 फीट ऊंचे हों। संशोधन के अनुसार नए लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी उसी संस्था द्वारा कम से कम 7 वर्षों तक की जाएगी। कैबिनेट ने इसी बैठक में पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा के लिए महाराष्ट्र ट्री अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसे राज्य भर में पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार दिया जाएगा। प्राधिकरण 5 या अधिक
वर्ष पुराने 200 या अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर सुनवाई करेगा। स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण इस निकाय के अंतर्गत काम करेंगे। ये निकाय ये सुनिश्चित करेंगे कि हर 5 साल के बाद पेड़ों की गणना हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 9 जून 2021 को मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। इस योजना को आरंभ करने की घोषणा वर्ष 2021 के बजट में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इस योजना के माध्यम से बिजली बिल पर प्रदेश के किसान उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान राशि प्रति माह अधिकतम 1000 एवं प्रतिवर्ष अधिकतम 12000 होगी। सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर बिजली का बिल जारी किया जाएगा। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। शाहिद सितंबर में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। शाहिद तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजगीर का स्थान लेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे। यह पहली बार होगा जब मालदीव का कोई प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा। 193 सदस्यीय महासभा ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान में 191 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से अब्दुल्ला शाहिद को 143 मत मिले। चुनाव में शाहिद के साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल भी उम्मीदवार थे, उन्हें 48 मत मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद का चुनाव विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच रोटेशन आधार पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में एशिया प्रशांत समूह की बारी थी। महासभा के अध्यक्ष पद के लिए हर साल गुप्त मतदान के जरिए चुनाव किया जाता है और जीत के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इन्हीं खबरों के साथ आज की अपडेट समाप्त होती है। नमस्कार।